हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में फाइनेंस बिल 2022 पेश किया। इस बिल के द्वारा इनकम टैक्स कानून में जो संभावित चेंजेस होने हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइएगा अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो बिल फाइनेंस बिल 2022 जो लोकसभा में पारित किया गया है, पेश किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा, उसमें कुल मिलाकर 1 से लेकर 125 सेक्शन थे, जो 5 चैप्टर में डिवाइड था ये बिल। इसके अंतर्गत जो सेक्शन थे 1 से लेकर 125, उन सेक्शनों में से सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 84 जो है वो इनकम टैक्स में डील करते हैं और इन सेक्शन की जो अप्लीकेबिलिटी है वो 1 अप्रैल 2022 से है। यानी कि इनकम टैक्स में जो चेंजेस होने वाले हैं वो 1 अप्रैल 2022 से हो जाएंगे, या फिर जिस भी सेक्शन में जो चेंज होने वाला है उसमें यदि डेट को स्पेसिफाई की गई है तो वो उस डेट से लागू होगा वो सेक्शन। और जो अदर सेक्शन बच गए जो जीएसटी से में डील करते हैं, सेक्शन 85 टू 113 shall come in force from the such date as the central government may by notification in the official gazette अपॉइंट, यानी कि जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी इन सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड, उस डेट से ये सेक्शन लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों आइएगा हम अपना जो डिस्कशन है वो जो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड है वो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो ये चेंज तो नहीं है, लेकिन जो पीपल्स है उन्हें बड़ी एक्सेप्टेशन थी इस बजट से कि टैक्स रेट में कुछ चेंज होगा, लेकिन वो चेंज नहीं किया गया। टैक्स रेट में चेंज करने का कोई भी प्रपोजल नहीं आया। जो पहले से जो इनकम टैक्स में जो स्लैब रेट था वही एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद एक चेंज किया गया कि हेल्थ एंड, ये चेंज भी नहीं, क्लैरिफिकेशन है एक तरीके से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज शैल नॉट बी अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर। यानी कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है और जो सरचार्ज है उसे सेक्शन 37 के अंतर्गत एज ए एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करने दिया जाएगा। ये अमेंडमेंट जो है सेक्शन 37 के अंतर्गत की जाएगी। अब प्रपोज टू कैप सरचार्ज ऑफ ऑन एओपीज कंसोर्टियम फ्रेम टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो एओपी किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाए गए हैं और वो उनका समापन का जो डिसोल्यूशन का जो उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है, तो उस केस में उन पर जो सरचार्ज है वो 15% कर दिया गया है। इसे इंडिविजुअल के बराबर लाने के लिए सरचार्ज किया ताकि एओपी पर ज्यादा टैक्स का बर्डन न पड़े। It is proposed to cap the surcharge on long-term capital gain on transfer of any assets, any type of assets at 15%, similar to long-term capital gain on listed equity share। यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे पहले जो टैक्स सरचार्ज का रेट होता था वो 25% या 37%, सब्जेक्ट टू टोटल जो इनकम होती थी। 2 करोड़ से 5 करोड़ होती थी तो 25%, और 5 करोड़ से अब वो 37%। अब उसे कम करके 15% करने का प्रपोजल गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। अब बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जो पहले सरचार्ज लगता था वो 1 करोड़ रुपए, यदि उसकी इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, तो पहले 12% सरचार्ज लगता था 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की इनकम तक। अब उसे कम कर दिया है, 7% कर दिया है। अब इसी से रिलेटेड जो एक एएमटी होता था, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर पहले 18.5% लगता था, अब इसे भी कम करके 15% कर दिया गया है, क्योंकि कंपनी के कंपैरिजन में ये ज्यादा था, इसलिए इसे कम किया गया ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ज्यादा टैक्स, मतलब कॉर्पोरेट उस पर ज्यादा टैक्स न लगे, इसलिए सरचार्ज कम किया गया, कंपनी के बराबर इसमें कर दिया गया है। अब बात आती है कोविड के दौरान जो हमें हेल्प मिली, इसमें क्या प्रपोज किया गया, नो इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड व्हेन द एम्प्लॉय रिसीव्ड एन अमाउंट ड्यू टू कोविड फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट on or on account of death, exempt up to limit of rupees 10 lakh shall be allowed to an employee for the amount received from any other person other than employer।
तो ये कहता है कि 10 लाख रुपए तक की यदि एम्प्लॉयर हेल्प करता है अपने एम्प्लॉय की, और किसी एनी अदर पर्सन से जो भी अमाउंट मिलता है वो सारा एग्जेम्प्ट रहेगा। ये ऐसा प्रपोजल है ड्यू टू कोविड के दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या उसकी डेथ के बाद जो भी उसको अमाउंट मिलता है अप टू 10 लाख रुपए तक जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद प्रपोजल डाला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में के एम्प्लॉय के केस में एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयर का उसकी डिडक्शन मिलती थी, और उसमें डिफरेंस था कि स्टेट गवर्नमेंट को वो 10% अलाउड होता था अंडर सेक्शन 80CC के अंतर्गत, और सेंट्रल गवर्नमेंट में के एम्प्लॉय को 14% अलाउड होता था। अब दोनों को बराबर कर दिया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो एम्प्लॉयर ने जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है वो 14% तक अब अलाउड होगा। उसके बाद है एज ए टैक्स फ्रेंडली मेजरिंग गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू सिंप्लीफाई द process of filing of income tax return with the introduction of new update tax return form। अब ये न्यू अपडेट टैक्स रिटर्न फॉर्म क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 139 8A इंसर्ट किया, यानी कि 139 के अंतर्गत सब सेक्शन 8A इंसर्ट किया। उसमें उन्होंने बताया to include any income which has been missed out of include in original return। ठीक है, यानी कि जो अपडेट टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे इस सेक्शन के दौरान, नंबर एक तो पहले तो ये देखते हैं कब तक फाइल कर सकते हैं। एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, जिस भी असेसमेंट ईयर की हमें रिटर्न फाइल करनी है उसके 24 महीने तक हम उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब उस रिटर्न में क्या अपडेशन कर सकते हैं हम, और वो रिटर्न जो है हमने चाहे सेक्शन 139(1), 139(4), 139(5) में रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, तो हम उस रिटर्न को तो भी फाइल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, यदि हमने पहले रिटर्न फाइल हम कर चुके हैं, ठीक है, और उस रिटर्न में हमने कोई गलती कर दी है, मिस कर दी है, कोई इनकम इंक्लूड नहीं की, तो उसमें हम उस अपनी ओरिजिनल रिटर्न में उस रिटर्न को इंक्लूड करके अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कैन बी फाइल, ये 2 साल के अंदर फाइल की जा सकती है। बाय पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सच मिस्ड आउट इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो भी हम इनकम शो करेंगे इस रिटर्न में उस पे हम टैक्स प्लस ब्याज दोनों चीज पे करेंगे। ठीक है, ये जो रिटर्न है ये लॉस की रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती। इस रिटर्न के दौरान अब हमने जो पहले इनकम डिक्लेयर की कर चुके हैं उस इनकम को कम नहीं कर सकते। यदि हमारी किसी पहली रिटर्न में रिफंड बनता था तो हम अपने रिफंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ऐसे इस सेक्शन के अंदर कुछ कंडीशन है। और एक चीज और, फर्दर एडिशनल टैक्स भी हमें पे करना होगा। जितना हमने टैक्स पे किया है उस इनकम पर बनता था उससे अलग टैक्स कितना, 25% या 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट शैल बी पेबल बेसिस द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। यदि हम विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर जिसके रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में 25% हमने एडिशनल टैक्स पे करना होगा। और यदि हम 12 महीने से ज्यादा और 24 महीने से पहले एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर उस वो रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में एडिशनल टैक्स 50% पे करना होगा, यानी कि 25 या 50%। 12 महीने तक हमने रिटर्न फाइल करी तो 25%, अदरवाइज 50% ऑफ नॉर्मल टैक्स का जो उसका टैक्स बनता है एडिशनल टैक्स भी पे करना होगा इस रिटर्न के द्वारा। अब उसके बाद आती है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में, यानी कि जो डिजिटल जो करेंसी है उस पर टैक्स लगाने की का प्रपोजल है गवर्नमेंट का, और वो टैक्स कितना लगेगा, 30%। Taxation regime on virtual digital assets has been introduced and proposed to any income from the transfer of virtual digital assets विल बी टैक्स एट 30%। यानी कि इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, 115BBH का प्रपोजल है नए सेक्शन लाने का। उसमें जो भी इनकम होगी हमारी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर करने से, ठीक है, इसमें क्रिप्टो करेंसी भी इंक्लूड होगी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन में। तो सेक्शन 247 कैपिटल ए में जो डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार, तो इसमें नो डिडक्शन अलाउड। इनकम टैक्स में किसी भी सेक्शन में कोई भी डिडक्शन दी गई हो तो इस स्पेशल सेक्शन के अंतर्गत कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी।
ओनली उस एसेट्स को खरीदने के लिए जो खर्चा किया गया है वो अलाउड होगा और कुछ भी अलाउड नहीं होगा। इससे जो लॉस हमें हुआ इस एसेट्स के ट्रांसफर करने से, वो किसी एनी इनकम से सेटअप नहीं होगा। The receipt of gift of such virtual digital assets will be liable to pay tax, यानी कि यदि हमें कोई एसेट्स गिफ्ट में मिली है तो उस पर भी ये टैक्स लगेगा। TDS at the rate of 1% for the transfer above the certain threshold limit, सेक्शन 194 के अंतर्गत 1% TDS कटेगा थ्रेशोल्ड लिमिट से यदि हम ज्यादा की कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो उस केस में। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? यदि कोई स्पेसिफाइड पर्सन उस ट्रांजैक्शन को करता है तो 50,000 रुपए, यदि नॉन स्पेसिफाइड पर्सन करता है तो उसके लिए 10,000 रुपए। वे स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन वो यदि वो बिजनेस करता है तो उसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम हो, और वो प्रोफेशन में है तो उसका टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम हो, या फिर उसकी जो बीजीपीपी हेड है उसके अंतर्गत कोई इनकम ही न हो। तो ये 3 केस में जो भी है वो स्पेसिफाइड पर्सन मान लिया जाएगा। उसके लिए 50,000 रुपए की लिमिट है, और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन 10,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है। ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है ये केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में कंडीशन है। यदि कोई पर्सन जैसे पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एओपी है, एसोसिएशन पर्सन ये काम करता है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपए ही रहेगी। इसके बाद प्रपोजल टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अंडर सेक्शन 115 BAB, जो कंपनी के केस में जो अपना बिजनेस कमेंसमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो खत्म होने वाली थी 2023 में, अब उसे बढ़ा के 24 कर दिया गया गवर्नमेंट ने। स्टार्टअप के जो इंसेंटिव क्लेम करने की लेने की जो लास्ट डेट है उसे भी गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया, जो टैक्स से संबंधित जो बेनिफिट स्टार्टअप क्लेम करता था। उसके बाद टू रिड्यूस repeated litigation between taxpayer and the department, it is proposed that where the question of law का यदि कोई भी केस पेंडिंग है, कहाँ पर पेंडिंग है? हाई कोर्ट में पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस एसएससी के लिए जब तक वो उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक वो फर्दर कोई अपील फाइल नहीं करेगा यदि उसके केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ की वजह से डिमांड है तो वो जो डिसीजन आने तक का टाइम है, उसके जो रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है 90 डेज या जो भी है 120 दिन, तो वहां तक वो अपने उसकी उस टाइम को कैलकुलेशन करने के लिए वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसके बाद इट इज प्रपोज टू इंसर्ट ए न्यू सेक्शन 194 TDS से रिलेटेड एक सेक्शन और इंसर्ट कर दिया गया है एक्ट के अंदर। इंसर्ट करने का प्रपोजल है दैट द पर्सन reasonable for providing to a residence, क्या है? Provide that the person responsible for providing to a residence any benefit or perquisite arise from a business or profession shall before providing such benefit or perquisite to such residents ensure that the tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value of benefit or perquisite। यानी कि जो बिजनेसमैन है वो यदि वो किसी रेजिडेंट्स को कोई भी बेनिफिट दे रहा है या कोई परक्यूजिट उसको प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ से? अपने बिजनेस और प्रोफेशन से, यानी कि ये बिजनेसमैन पर अप्लीकेबल होगा ये प्रोविजन। यदि वो उसको दे रहा है कोई परक्यूजिट या बेनिफिट तो वो ये इंश्योर करेगा कि उसने उस पर टैक्स पे किया है या नहीं पे किया है, और इसके लिए उसे टीडीएस डिडक्ट करेगा जो भी उन्होंने उसको बेनिफिट दिया है बिजनेसमैन ने 10% के हिसाब से वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजिट। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती थी, जो 194 क्यू में टीडीएस करता था, यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करते हैं तो जब भी हमने अमाउंट पेड किया उसको क्रेडिट किया उस पर किसी भी रेजिडेंट्स को ये हम पे करते हैं तो 1% टीडीएस डिडक्ट होता था। वहां पर प्रॉब्लम क्या होती थी, जब स्टैंप ड्यूटी जो वैल्यू होती थी उसमें और ट्रांजैक्शन अमाउंट में यदि कोई डिफरेंस होता था तो वहां पर प्रॉब्लम होती थी हमें किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना है, क्योंकि सेक्शन कहता था कि जो अमाउंट हमने पेड किया है या उस पर्सन को रेजिडेंट पर्सन को क्रेडिट किया उस पर टीडीएस काटना है। और यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होती थी ट्रांजैक्शन अमाउंट से तो वहां पर प्रॉब्लम होती, तो वहां पर क्लैरिफाई किया गया है कि जो भी इन दोनों में से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू में से जो भी हाई होगा उस पर 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इट इज प्रपोज टू एक्सटेंड डेट ऑफ
लिमिटेशन टिल 31/3/2024 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेसलेस स्कीम। जो फेसलेस स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम है वो 31/3/2024 तक बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो लॉ के अंदर है उसके लिए टाइम चाहिए, वो अभी पूरा मतलब वो इसको सही तरीके से सेटअप नहीं कर पाए हैं। वो किस चीज के लिए? आर्म्स लेंथ प्राइस के डिटर्मिनेशन के लिए, फेसलेस डिस्प्यूट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के लिए, अपील टू अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है, फेसलेस प्रोसीजर ऑफ अपील ट्रिब्यूनल। तो इन सब को फेसलेस करने के लिए टाइम लिमिट जो थी वो बढ़ा दी गई है, 31/3/2024 तक कर दी गई, क्योंकि आईटी से रिलेटेड कुछ इसमें प्रोसीजरल या टेक्नोलॉजी की कमी रही, क्योंकि इसलिए इनको बढ़ाना पड़ा इस टाइम को। इन ऑर्डर टू ब्रिंग सर्टेन एंड टू इंक्रीज डिटरेंस अमंग टैक्स एवेडर्स, इट इज, ये क्या है प्रोविजन? यदि किसी व्यक्ति की यहाँ सर्च हो जाती है, सर्वे हो जाता है और उसके अंतर्गत कोई अमाउंट उसका डिटरमाइन हो जाता है या उसको वो डिस्क्लोज कर देता है, किसी भी इनकम को सरेंडर कर देता है या उसके वहां पर अनडिस्क्लोज इनकम पाई जाती है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी खर्चे का हमें सेटअप नहीं मिलेगा हमारे पास। यदि कोई एक्सपेंसेस है या कोई कैरी फ्रॉड लॉसेज आ रहे हैं तो उस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किए जा सकते। उसके बाद एक प्रपोजल है जो गुडविल थी। यदि गुडविल हम बिजनेस की, जो हमारे पास जो बिजनेस की गुडविल और प्रोफेशन है की जो गुडविल है प्रोफेशन और बिजनेस की, यदि उसे हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स में डेबिट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस केस में सेक्शन 43(6)(c) डबल आई कैपिटल बी के तहत उस एसेट्स को ट्रांसफर मान लिया जाएगा, उस पर कैपिटल गेन या लॉस जो भी होगा वो लगेगा। उसके बाद एक प्रपोजल है कि कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू डिबेंचर। यदि हमें इंटरेस्ट पे करना था, ठीक है, और ये हम उसको पे करने के बजाय हम उसको डिबेंचर में कन्वर्ट कर देती है कोई भी कंपनी, तो उसके केवल कन्वर्जन होने की वजह से उसको पे नहीं माना जाएगा और उस इंटरेस्ट का बेनिफिट जो है अलाउेबल एक्सपेंसेस जो है सेक्शन 43B में उसको एज ए एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुई। इंटरेस्ट की जो बेनिफिट है सेक्शन इंटरेस्ट को एज ए अलाउेबल एक्सपेंसेस जो हमें मिलता है सेक्शन 43B में, वो कब मिलता है? जब उसकी एक्चुअल में पेमेंट हो जाती है। तो इसलिए इसे अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा यदि पेबल इंटरेस्ट को डिबेंचर में कन्वर्ट किया जाता है तो उस केस में। उसके बाद जो भी हमारी बोरोविंग खड़ी है, लोन है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, या बोरोविंग है, डेटर है, क्रेडिटर है, वो हमारी लायबिलिटी साइड में हमारी बुक्स के अंदर स्टैंड कर रही हैं। यदि हम उनकी सोर्स को, किसके सोर्स को, यदि हमारा कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर के सोर्स को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। एक तो हमें अपना, हमारी बैलेंस शीट में जो भी क्रेडिट साइड में जो भी आइटम है, चाहे वो क्रेडिटर है, लोन है, बोरोवर है, कैसा भी है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना था कि ये पर्सन है, ठीक है, वो इसलिए उसको अनडिस्क्लोज नहीं माना जाता था यदि हम उसको बता देते थे। अब क्या है, अब हमें सोर्स के सोर्स को बताना पड़ेगा। यदि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते सोर्स ऑफ सोर्स, तो उसे अनडिस्क्लोज इनकम मान लिया जाएगा, अनडिस्क्लोज क्रेडिटर मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। ये तो था हमारा जो चेंजेस हैं, प्रपोजल हैं अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट। अब इसके बाद है चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड भी लगभग 10 चेंजेस किए गए हैं। अब हम देखते हैं उनके बारे में। जो चैरिटेबल ट्रस्ट है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और आज के डेट में जो नया सेक्शन है 12AB, ठीक है, इट हैज बीन प्रपोज टू प्रोवाइड ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, उसे अपने बुक्स की ऑडिट करवानी होगी, where the total income of trust institution without giving effect of the provision of section 11 और 12, यानी कि यदि सेक्शन 11 और 12 के डिडक्शन लेने से पहले यदि उसकी इनकम एक्सीड्स करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन एनी प्रीवियस ईयर, यदि किसी भी पिछले साल में उसकी टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के एग्जाम्पशन के 2.5 लाख रुपए से ज्यादा थी, तो उसे अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवानी होगी। उसे बुक्स ऑफ अकाउंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड एट सच प्लेस एज मे बी prescribed where the total income of the trust or institute exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, यानी कि उस ट्रस्ट को जिसकी टोटल इनकम जो है वो
उस अमाउंट से एक्सीड करती है जो कि इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसे गवर्नमेंट बताएगी किस मैनर में और कहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है या रखनी है। उसके बाद यदि कोई ट्रस्ट किसी ट्रस्टी को स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 13 में जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है उनको बेनिफिट पास किया जाता है ट्रस्ट के द्वारा, अनरिजनेबल बेनिफिट पास किया जाता है, तो उस केस में वो फर्स्ट टाइम यदि मिल जाता है अनरिजनेबल जो बेनिफिट पास किया, तो जो एग्रीगेट अमाउंट है उसका 100% पेनल्टी लगेगी, और वो सब्सिक्वेंटली ईयर में भी उसकी वायलेशन मिलती है लगातार, एक साल में, उसके बाद दूसरे में भी मिलेगी, तीसरे में भी मिलेगी, तो 200% ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम अप्लाइड फॉर सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन वो पेनल्टी उस पर लग जाएगी। ठीक है, फिर एक और प्रपोजल है इसी से रिलेटेड। ठीक है, वो क्या है, जो भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होते थे 12AA में और AB में, यदि वो कोई एक्यूमुलेशन करते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेशन कैसे करेंगे, जो सेक्शन 11(5) के अंतर्गत हिसाब से उन्हें उसको इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, उस एक्यूमुलेशन को, और यदि वो उस एक्यूमुलेशन को 5 साल के अंदर ही यूज नहीं कर पाए, तो पहले उस केस में छठे साल में टैक्स लगता था उस एक्यूमुलेशन पर, अब उसमें 5वें साल में टैक्स उस पर लग जाएगा। उसके बाद क्या है, सेक्शन 1023C में जो भी इंस्टीट्यूशन रेफर किए गए हैं, ठीक है, उस केस में यदि वो अपनी इनकम को, जो भी उनकी एक्यूमुलेशन था वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होता था, तो उस केस में उन्हें कोई फॉर्म सबमिट नहीं करना होता था गवर्नमेंट के पास। अब क्या है, जिस तरीके से सेक्शन 12AA और AB के अंतर्गत रजिस्टर्ड ट्रस्ट को या चैरिटेबल ट्रस्ट को एक फॉर्म साइन करना होता है यदि बिफोर द फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट, यदि वो एक्यूमुलेशन जो करता है, ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा एक्यूमुलेशन करता है फंड का, तो उसे एक फॉर्म सबमिट करना था ड्यू डेट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। अब वो सेक्शन 23 में जो रेफर्ड हैं इंस्टीट्यूशन, उनको भी करना पड़ेगा, जिस कौन से फॉर्म में करना पड़ेगा और मोड में करना पड़ेगा ये स्पेसिफाई किया जाएगा, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन या रूल फॉर्म रिलीज कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, proposed to providing similar provision as applicable to the trust registered under 12AA and 12AB to the trust or institution referred in section 10 section 23 that for the purpose of claiming exemption they shall also be required to furnish ITR income tax return, ठीक है, इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एज पर प्रेस्क्राइब टाइम, यानी कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड किए गए, रेफर किए गए हैं, उनको एग्जेप्शन तभी मिलेगी जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करेंगे। यानी कि इस बजट में सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 में जो भी ट्रस्ट रेफर किए गए हैं उन पर सारे के सारे प्रोविजन सेक्शन 12AA और 12AB वाले प्रोविजन लागू करने का प्रोविजन है कि उन पर भी ऐसे ही प्रोविजन लागू होंगे। Proposed to insert provision that the entire exemption shall be denied to the trust or institution in case any unreasonable benefit has been passed on the trustee or any other specified person irrespective the amount of the benefit passed। यानी कि एक और प्रोविजन है प्रपोज्ड, यदि कोई भी ट्रस्ट अपने किसी ट्रस्टी को या स्पेसिफाइड पर्सन को अनरीजनेबल बेनिफिट प्रोवाइड करता हुआ मिल गया, तो उस केस में जो उसे एग्जेम्पशन क्लेम की है उस ट्रस्ट ने, इंस्टीट्यूशन ने, चाहे वो एग्जेम्पशन सेक्शन 1023C में क्लेम की या फिर सेक्शन 11 में 12 में क्लेम की, तो उस एग्जेम्पशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, उस एग्जेम्पशन का को डिनाई कर दिया जाएगा उस स्पेसिफिक ईयर से रिलेटेड। उसके बाद एक और अमेंडमेंट की गई, एक न्यू सेक्शन लाया गया 115 BBI। इस सेक्शन में यदि किसी ट्रस्ट की कोई भी इनकम टैक्सेबल होगी तो उसे उस ट्रस्ट की एग्रीगेट जो इनकम है, टोटल इनकम है, उसमें से उसे लेस कर दिया जाएगा, और इस इनकम में, इस सेक्शन में जो भी इनकम टैक्सेबल होगी उस पर 30% के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा किसी भी ट्रस्ट से पर। उसके बाद एक और प्रोविजन लाया गया, यदि
कोई भी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूट है, वो किसी टेम्पल को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, चर्च को और एनी अदर स्पेसिफाइड प्लेस उसके उस ट्रस्ट के अंदर हेल्ड ए प्रॉपर्टी के रूप में है वो, यानी कि वो सोसाइटी या ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इन मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को रन कर रहे हैं और उनके पास वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन उन्हें मिलता है फॉर द पर्पज ऑफ रिनोवेशन एंड रिपेयर में एट इट्स ऑप्शन बी ट्रीटेड एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस। उसे कॉर्पस ट्रीट कर लिया जाएगा। कब ट्रीट किया जाएगा उसे कॉर्पस? जब वो subject to the condition that the trust or the institution applied such corpus only for the purpose for the same was made। यदि वो उस डोनेशन को केवल रिनोवेशन से रिलेटेड या बिल्डिंग रिपेयर से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसे यूज करते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? मेंटेन सच कॉर्पस एज ए सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। जो भी उन्होंने वो पैसा मिला है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, यदि उसे कॉर्पस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसलिए उन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उस कॉर्पस को सेपरेटली मेंटेन करना होगा, जिसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये पैसा मिला था हमें। एंड इन्वेस्ट और डिपॉजिट द सेम मैनर एज स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मोड एंड प्रिस्क्राइब। इसके लिए अलग से कोई रूल नोटिफिकेशन आएगी जिसमें मैनर बताए जाएंगे कि उन्होंने उस पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। और यदि वो इसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते या वो इन रूल्स का जो भी फॉर्म्स मैनर आएंगे उनको फॉलोअप नहीं करते, तो उस पैसे पर जो भी उन्होंने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के रूप में मिला है और उन्होंने कॉर्पस ट्रीट कर लिया था, वो पैसा ट्रस्ट की इनकम मान लिया जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। कब लगेगा? जब उन्होंने उस रूल का वायलेशन किया है, सेक्शंस का वायलेशन किया है। ठीक है। इसके बाद इट हैज बीन क्लैरिफाइड inserting provision that any sum payable by any trust or institution shall be considered as a application of income in the previous year। इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या प्रोविजन है, क्या प्रपोज प्रोविजन है कि किसी भी ट्रस्ट ने किसी भी एक्सपेंडिचर की या किसी पेमेंट की जो वो पहले एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हैं या उसे पहले अप्लाइड फॉर्म में का बेनिफिट ले चुके हैं, चाहे वह पहले किसी भी जो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है ट्रस्ट की, चाहे वो एक्रूवल है, कैसे यदि वो पहले उस एक्सपेंडिचर का एक्रूवल बेसिस पे बेनिफिट ले चुके हैं, तो बाद में वो जब उसको सब्सिक्वेंट ईयर में जब उसकी पेमेंट करते हैं तो उस बेस पर वो एज एप्लीकेशन अलाउड नहीं होगा, यानी कि एक खर्चा एक ही बार अलाउ होगा किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। तो दोस्तों ये थे जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रपोज्ड अमेंडमेंट या प्रपोज जो चेंजेस हैं जो कि फाइनेंस बिल 2022 के द्वारा लाए गए हैं। इनकी एप्लीकेबिलिटी 1/4/2022 से है, जैसा कि सेक्शन 2 ऑफ फाइनेंस बिल 2022 में बताया गया है। यदि आप इस फाइनेंस बिल को रीड करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर हाइपरलिंक लगाया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फाइनेंस जो बिल है ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनेंस बिल। आप यदि किसी भी सेक्शन के बारे में क्लैरिटी में जानना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था जो भी प्रपोज हैं डायरेक्ट टैक्स में उनके बारे में। दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो इसलिए आप इसे शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, थैंक यू।